Hello students, today we are going to talk about this particular poem. आज इस particular poem को हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है Fire and Ice. So as you can see over here, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, दो ड्रैगन यहाँ पे दिख रहा होगा. एक फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आइस को. ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में लड़ भिड़ेगा और कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देगा. तो जी हाँ, यह चैप्टर इसी से कुछ रिलेटेड है. पोएट इसी से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, जैसे या तो फिर पूरा आग ही आग चारों तरफ होगा, सिर्फ और सिर्फ आग होगा और पूरा का पूरा दुनिया जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, या पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आइस होगा, बर्फ ही बर्फ होगा और पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा. तो इस तरह का कुछ इस पोएम में पोएट कहना चाहते हैं. क्या है आइए देखते हैं. हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक दिस पोएम लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस पोएम का सारा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. उसके बाद अबाउट पोएट, पोएट के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद इस पोएम का समरी देखेंगे, फिर इसका थीम देखेंगे, फिर कंक्लूजन, एंड एट लास्ट वी विल बी लुकिंग दिस वन पोएटिक devices which has been used in this particular poem. So, are you ready for it? Okay, then let's go for it. Start. Fire and Ice. This is the poem, and we are going to look its line by line explanation. Some say the world will end in fire. कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ये अंत होगी, समाप्त होगी आग से. Some say in ice, और कुछ बोलते हैं कि आइस के थ्रू ये दुनिया इंड होने वाली है, बर्फ से इंड हो जाएगी. From what I have tasted of desire, तो पोएट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं जो इन्होंने टेस्ट किया है through his desire, I hold with those who favor fire. तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम उनका सपोर्ट करते हैं, मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ जो बोल रहे हैं कि फायर से ये हो जाएगा. तो ये तो था लाइन का डायरेक्ट ट्रांसलेशन. देखते हैं कि एक्चुअली ये लाइन बोलना क्या चाहता है. The speaker introduces two different beliefs about how world might end. The speaker what he is doing over here, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो बिलीफ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके थ्रू कि वर्ल्ड एंड हो सकता है. One group of people believes in fire, एक ग्रुप बिलीव करता है फायर में, another in ice, another ice में. There's two elements, दो elements है, represents more than physical force. ये element कहीं ना कहीं फिजिकल फोर्स से कहीं ज्यादा किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर. सो व्हेनेवर यू रीड एनी पोएम, राइट, अगर आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हो तो एक चीज दिमाग में क्लियर रखना कि जो वर्ड्स लिखा हुआ है, पोएट इज नॉट ट्राइंग टू से दैट एग्जैक्टली. वो वर्ड एग्जैक्टली पोएट कभी नहीं कहना चाहता है. ही यूजेस दोस वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. तो पोएट क्या करते हैं कि अपने दिमाग में जो चल रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अलग वर्ड्स यहाँ पे पुट करते हैं, एंड वी हैव टू normally finds that what he could be thinking of. So let's try to find it. This symbolizes, यहाँ पे जो फायर है और ये आइज है, ये सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? The streams, इमोशनल स्ट्रीम्स. कहने का मतलब इमोशन मतलब क्या होता है? भाव. अब इंसान के अंदर भाव अलग अलग हो सकता है. फायर गुस्सा जैसा लग रहा है, आइस समथिंग लाइक थोड़ा आइस जैसा ठंडापन वाला जो फीलिंग होता है. तो इसका एक्सट्रीम. ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या बोलना चाह रहे हैं. From what I have tasted of desire. देखिए, here fire is associated with desire. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फायर मतलब क्या है? इंसान का डिजायर. ठीक है, डिजायर, पैशन एंड अनकंट्रोल लॉन्गिंग. ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड वे में जो दुनिया आगे जाती ही जा रही है, जो हमारा डिजायर है, जो ह्यूमन का, इंसानों का जो डिजायर है, चाहत है, ये चाहिए, वो चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ये चाहिए, डैम चाहिए, फलना चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए. इस चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे नेचर को बर्बाद करते जा रहे हैं, जंगल को काटते जा रहे हैं,
वाटर बॉडीज को हार्म पहुंचा रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। एंड these all things we are doing for our desire, the fire of desire. Okay, the powerful emotions that can lead to destruction, और ऐसा powerful emotions जो इंसान का है जो कि डिस्ट्रक्शन की ओर लीड कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी को। The speaker admits that he has experienced desire and believes it's strong enough to cause world's end. और यहाँ पे पोएट ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि यह जो वर्ल्ड है इसका जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर है, इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, ये वर्ल्ड को इसके एंड की तरफ ले जा सकता है, इस दुनिया को खत्म कर सकता है। सो ये था 4 लाइन का मेन। अब आगे देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ये बोल रहे हैं कि अगर इनको दोबारा से सोचना पड़े तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, नफरत, इससे भी दुनिया अंत हो सकता है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट इमेजिन, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। रॉबर्ट फर्स्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। ओके, इमेजिन द वर्ल्ड एंडिंग अगेन। ये क्या इमेजिन कर रहे हैं कि एक बार तो हो सकता है कि फायर से वर्ल्ड का एंड हो जाए, लेकिन अगर दोबारा से एंड होना होगा, ठीक है, एंड से दैट ही आल्सो अंडरस्टैंड्स हेट्रेड। ये क्या समझते हैं कि वर्ल्ड किससे एंड होगा, हेट्रेड से होगा, which he connects with ice। और इस हेट्रेड को ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं, आइस से, कोल्ड, क्रूअल, इमोशनलेस फोर्स। तो कई बार क्या हो रहा है कि इंसान क्रूएल टाइप का हो जा रहा है, पूरा इमोशनलेस हो जा रहा है, इमोशन रह ही नहीं रहा है, न जानवरों के प्रति इमोशंस बच रहा है, ना ही इन्वायरमेंट के प्रति इमोशंस बच रहा है, इमोशनलेस एकदम हो जा रहा है, बस जो मुझे चाहिए वो चाहिए। ठीक, तो वो भी वर्ल्ड के एंड का एक कारण हो सकता है। To say that for destruction eyes is also great and would suffice। ये क्या बोल रहे हैं कि eyes भी sufficient हो सकता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेट्स सी। He concludes, वो conclude करते हैं that, क्या conclude करते हैं, eyes मतलब hate is just as destructive as fire। तो जो hate है, बर्फ जो है, वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण है। इज ऑल्सो ग्रेट, ही इज सेइंग इज ऑल्सो ग्रेट, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी ग्रेट है, दैट मींस कि इट इज ऑल्सो लाइक फायर। जो हेट्रेट है हमारा, वो भी फायर के जैसा ही काम करेगा, डिजायर के जैसा ही काम करेगा। हमारा चाहत या हमारा नफरत दोनों एक दूसरे के बराबर है, और दोनों ही इस अर्थ को, इस ह्यूमन सोसाइटी को खत्म करने का ताकत रखता है। Even though hate may act more slowly। ये क्या बोलना चाह रहे, जो हेट है, जो नफरत हम लोग करते हैं, हो सकता है धीरे धीरे काम करे। It is equally deadly and sufficient to destroy the world। लेकिन ये खुद अकेला भी, अगर डिजायर ना हो, सिर्फ हेट्रेट हो, तो भी ये अकेला भी इस वर्ल्ड का एंड करने के लिए सफिशिएंट। दिस इज व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू से। सो जैसा कि आपने पिछला जो पोएम था हमारा जस्ट ऑफ स्टोन्स में भी देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इज नोन फॉर कलेक्टिंग इन्वायरमेंटल थिंग्स, इन्वायरमेंट का छोटा छोटा चीज को यहाँ पे इन्होंने आइस को और फायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, इसको ये कनेक्ट कर देते हैं ह्यूमंस के साथ, ह्यूमन सोसाइटी के साथ, और उसको डिपिक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस व्हाट आल्सो इट हैज बीन डन ओवर हियर। लेट्स सी our poet, and in the previous poem I had also explained this, and again I'm going to do it। पिछली poem में इस चीज को explain करा गया था, but again as we are reading it over here, so let's do it again। दोबारा से कर लेते हैं। Robert Frost was born in 1874 and died in 1963। was a celebrated American poet। He was American poet, right? Known for his realistic depiction of rural life and his mastery of American college speech। अब देखिए, उन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है कि रियलिस्टिक डिपिक्शन, वो डिपिक्ट करते हैं, वो दिखाते हैं
किस चीज को? रूरल लाइफ को, गांव के जीवन को वो अपने पोएम्स के थ्रू दिखाते हैं। इस चीज के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, रूरल लाइफ। अमेरिकन colloquial speech के लिए भी इन्हें जाना जाता है। Much of his poetry explores complex society and philosophical themes beneath seemingly simple natural imagery. अब होता क्या है कि इंसान का, ह्यूमंस का जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज है, फिलोसफी है, ठीक है। अब जैसे ये हेट्रेड आया यहाँ पे, नफरत और डिजायर, ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज है अगर इस बारे में आप सोचो, और उन्हें कितने आसानी तरीका से फायर और आइस के फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, तो इस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेचुरल इमेजरी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। He drew inspiration from a New England countryside. वो अपना इंस्पिरेशन जो है वो लेते हैं कहाँ से? न्यू इंग्लैंड का कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। ठीक है, वेयर ही लिव्ड फॉर मच ऑफ हिज लाइफ। अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम इन्होंने वहीं पे गांव में ही बिताया था। फर्स्ट वन प्लाइजर प्राइज, फर्स्ट को ये प्राइज मिला था फॉर पोएट्री 4 टाइम्स, 4 बार मिल चुका है इन्हें। ठीक है, और रेयर अचीवमेंट, ये थोड़ा सा रेयर टाइप का अचीवमेंट है किसी भी पोएट के लिए। एंड दिस हाईलाइट्स, और ये जो अवार्ड है ये हाईलाइट करता है कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर, जो इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर के लिए कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ही वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट हिज वर्क, इनके जो भी काम है वो रिफ्लेक्ट करता है इन विजुअल चीज को, नेचर को, ह्यूमन को, और ह्यूमन का अलग अलग लाइफ का कंडीशंस को। कुछ और भी इनका मेन काम है, वर्क है, पोएम है, जो कि आपको जानना चाहिए। फर्स्ट वन इज द रोड नॉट टेकन, ये शायद 11th या 12th में जो आपको पढ़ना है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये भी एक पोएम इनके द्वारा लिखा हुआ। मेंडिंग वॉल bridges, dust of snow, and after apple picking, these are the few poems written by him. Okay, the next thing what we have to look is the summary of this. I have to put my laptop into charge. The summary of this poem. Okay, let's look it. And whenever you need to write the summary of this poem, जब कभी आपको जरूरत हो इस poem का summary लिखने का, you can just write it. Don't be hesitant. Okay. The poem Fire and Ice. यह poem Fire and Ice जो है talks about 2 possible ways the world could end. बात करता है 2 possible end का, जिसके जरिए इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। फायर, आग, और आइस, या तो बर्फ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट uses these elements to represent human emotions, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जिन्हें जाना ही जाता है कि नेचर का कोई छोटा छोटा चीज उठा करके ह्यूमंस लाइफ का जो वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट चीज है उसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को कनेक्ट करने का कोशिश किया है, एंड ही हैज यूज्ड फायर एंड आइस। एंड इन दिस पर्टिकुलर पोएम फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। इस पोएम में फायर का मतलब है डिजायर, ग्रीड, एंगर। डिजायर मतलब चाहत इंसान का, ग्रीड लालच, एंगर गुस्सा। ठीक, so these are I think very easy words, and the student who is in class 10th he must know these things, right? तो ये बहुत ही इजी वर्ड्स है, जो 10th में है उसे इतना तो आना चाहिए। आइस स्टैंड्स फॉर, आइस का मतलब है फॉर हेट्रेड, नफरत। कोल्डनेस, आदमी का कोल्डनेस, ठंडापन है। मतलब कई बार होता है कि किसी से मिल रहे थे, गर्म जोशी से मिल रहे हैं, थोड़ा लाइवली होकर के रह रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एकदम से ऐसे अपने काम में मस्त हो जा रहे हैं कि किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, कोल्डनेस लाइफ में आ जा रहा है, सोशल इंटरेक्शन है ही नहीं। एंड इंडिफरेंस। ठीक, the poem says he has felt desire and believes it is strong enough to destroy the world. पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि डिजायर और बिलीव ये दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। बट ही ऑल्सो नो, वो और भी जानते हैं, ही ऑल्सो नोज दैट हेट इज जस्ट एज पावरफुल, और जो हेट है, नफरत है, वो ज्यादा पावरफुल। ठीक है, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड अगेन, अगर दुनिया को दोबारा से एंड होना होगा, आइस मतलब हेट वुड ऑल्सो बी इनफ, ये भी इनफ होगा।
ठीक है. The poem teaches us that extreme emotions, ये पोएम से हम लोग को पता चलता है कि एक्सट्रीम इमोशन, हमारा जो सोच है या हमारा जो मनोभाव है उसका एक्सट्रीम लेवल, लाइक टू मच डिजायर, बहुत ज्यादा डिजायरस होना, बहुत ज्यादा पाने की इच्छा रखना, और हेट, नफरत, कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है. इवन दो द पोएम इज शॉर्ट, अगर हम देखें तो ये पोएम बहुत ही शॉर्ट है, इट गिव्स अ डीप मैसेज, ये बहुत ही डीप मैसेज कन्वे करता है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों का बिहेवियर, एंड द नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस, और हमें जरूरत है कि हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करें. दिस इज व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू से. Clear? The next thing what we are going to look is that theme in the poem. इस poem में किस theme पे काम किया गया है? Destructive power of human emotion. Human का कुछ ऐसा emotion जो कि destruction का power रखता है. Both desire and hate can lead to world's destruction. ठीक है, ये थीम पोएम है, ये देख करके भी आप पोएम को अच्छे से समझ सकते हो और एक शार्प आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है. Moral reflection क्या है? The poem serves as the warning about the dangers of extreme emotion. इस पोएम में यह बताया गया है कि हमारा जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशन है, मनोभाव है, ठीक है, ये डेंजरस हो सकता है. ठीक. सिंप्लिसिटी एंड डेप्थ. सिंप्लिसिटी सिंपल वे में दिखाया गया है और बहुत ही डेप्थ का चीज सिखाया गया है. व्हाट इज इट? दो short and simple, ये पोएम बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है. The poem has deep philosophical meaning. इस पोएम का बहुत ही गहरा, ठीक है, फिलोसफी है. सिंबलिज्म, इसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है, लाइक फायर, डिजायर. फायर क्या सिंबलाइज कर रहा है? डिजायर को, ग्रीड को, पैशन को. आइस, हेट्रेड को, इंडिफरेंस को और क्रूअलिटी को ये सिंबलाइज कर रहा है. ठीक. लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम. इस पोएम का कंक्लूजन, ये पोएम क्या कंक्लूड करना चाह रहा है, क्या एक्चुअली मैसेज देना चाह रहा है. The robot's first fire and ice is brilliant mediation on the power of emotions. तो इमोशन का जो पावर है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेडिएशन जैसा ये पोएम है. With just 9 lines, सिर्फ और सिर्फ 9 लाइन में he captures the essence of human self-destruction. सिर्फ और सिर्फ इन 9 लाइन्स में पोएट ने क्या किया है कि ह्यूमंस का जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना प्रजाति, अपना मानव जीवन या अपना मानव प्रजाति को खुद ही बर्बाद करने पे लगे हुए. ठीक है. Suggesting that whether we are consumed by burning desire or frozen hatred, चाहे हम लोग के पास burning desire हो या hatred हो, the end result is same. दोनों केस में end result same होने वाला है, ruin, बर्बादी. ठीक है. It is a timeless reminder of the need for emotional balance and self-awareness. यह एक timeless reminder है, मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ पुराना होने वाला रिमाइंडर. Whenever he must have wrote this poem, ये जब उन्होंने पोएम लिखा होगा तब भी इसकी जरूरत थी. And even in the particular year, that is 2025, ये 2025 है, आज भी इस चीज का जरूरत है. And I think कि ये अगले 50 years बाद, 100 years बाद भी जरूरत होगा. So this is what the timeless reminder is. The next thing what we have to see is poetic devices which has been used in this particular poem. इस पोएम में यूज हुआ poetic devices. First of all, symbolism. Symbolism का यूज किया गया, symbols का यूज किया गया. Fire stands for desire, passion, ये कई बार हम लोग देख चुके हैं. Ice stands for hatred, coldness, cruelty, indifference, blah blah blah. There are not just natural elements, सिर्फ natural elements नहीं है, they represent human emotion. ये human emotions को represent कर रहे हैं. ठीक है. ये था symbolism which has been used in this particular poem. Next, imagery. पहले से ही बताया गया कि poets जाने ही जाते हैं imagery के लिए, imagination के लिए. The poem creates a strong mental picture of fire burning and ice freezing.
ये इमेजिन कर रहे हैं कि पूरा आग जल रहा है, पूरा आइस एकदम फ्रीज हो जा रहा है, पूरा दुनिया में चारों तरफ आग लग गया या पूरा दुनिया बर्फ जम गया। ये चीज इमेजिनेशन में चल रहा है, which helps us to feel the intensity of desire and hate। ठीक है, तो जो डिजायर है हमारा किस तरह से आग के जैसा हो सकता है कि पूरा दुनिया में जैसे आग लगा हो, वैसा हमारा डिजायर है। और हेट, पूरा दुनिया जम जाए, इस तरह का हमारा हेट है। ये इमेजिनेशन है उनका जो उन्होंने किया है। Alliteration है repetition of same starting sound in nearby words। nearby words में same starting sounds के लिए यहाँ पे जैसे some से, और repetition of s sound, s sound को repeat कई बार किया गया है। Enjambment क्या होता है? When a sentence or idea runs from one line to next line। कई बार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में कंप्लीट ना होकर के एक ही चीज को दो तीन सेंटेंसेस में पूरा किया जाता है, तो वहां पे enjambment जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल I have tasted desire, ये जो लाइन है पूरा का पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक हो तो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन ये लाइन के लिए पोएट ने क्या किया है कि दो तीन लाइन बना दिया है। दैट इज व्हाट एंजाम्बमेंट इज। नेक्स्ट, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है? यूज ऑफ पॉजिटिव आइडियाज टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव आइडियाज लाइक फायर, आइज, डिजायर, हेट, थॉट, कोल्ड, ये सब जैसी चीज। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है पर्सनलाइज कर देना, किसी चीज को पर्सन बना देना। देखते हैं क्या, इमोशंस लाइक डिजायर, हेट आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड लाइक लिविंग फोर्स। मतलब ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है, जो हेट्रेट है, जो डिजायर है, वो लिविंग बीइंग है, इंसान है, उस तरह का यहाँ पे कोशिश किया गया, पर्सन के जैसा दिखाया गया है। नेक्स्ट, rhyme scheme। The poem follows the rhyme scheme A B A A B C B C D। ये हम लोग पोएम के थ्रू देखेंगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर का यूज किया, फायर, आइस आर यूज्ड एज मेटाफर। मेटाफर के जैसे यहाँ पे यूज किया गया कंपैरिजंस विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बोला नहीं गया कि लाइक फायर, लाइक आइस, आइस के जैसा, फायर के जैसा, बल्कि यूज डायरेक्ट कर दिया गया। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके, फॉर इमोशन एंड एक्चुअल फायर। ठीक है। तो ये राइम स्कीम हम लोग को देखना है, ए बी, ए बी सी, बी सी, बी। अब ये देखो क्या है, अब जब आप इस पोएम को देखते हो टुगेदर सब पूरा का पूरा लाइन यहीं पे, ठीक है। अब जैसे ये फायर है, ये किससे राइम कर रहा है? डिजायर से, दोबारा से फायर से। तो अगर इसका नाम हम लोग ए दे, इसका बी दे, ठीक, क्योंकि ये अलग है साउंड। तो फायर, डिजायर, फायर, ये तो मैच कर रहा है। तो ये चार लाइन का राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए ए, इस तरह से ये राइम कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ट्वाइस, ये किससे राइम कर रहा है? तो आइस से कर रहा है, एंड देन सफाइस से कर रहा है। ठीक, तो अगर यहां पे हम इसको देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। 1 सेकेंड, ये आइस आपका मैच कर रहा है ट्वाइस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? बी। ये भी क्या हो जाएगा? बी। लेकिन हेट ऐसा ऊपर में कहीं भी नहीं आया है, इसलिए इसे हम लोग मान लेंगे सी, हेट और ग्रेट। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? बी सी बी सी बी। Do you get the point? B C B C B B C B C B। That's it. So it was the rhyming point, rhyming scheme of this particular poem। कहने का मतलब ये कौन सा वर्ड या कौन सा लाइन किस लाइन से राइम कर रहा है, ये होता है राइमिंग स्कीम। तो I hope you have all the ideas which you need to understand this poem and to answer the questions, right? So अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर करना है, and if you have the idea, you can express it, isn't it? Yes, and if there is any problem, as I always say, don't forget to mention it in the comment section. I'll be answering it. And most of the related videos from your class, I'm going to keep its
कि इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल देने वाला हूँ। आप जस्ट ऑफ स्नो और जो चैप्टर है कौन सा लेंचो, हाँ वो भी वहीं पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा, आप जाओ देख सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।